हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवी स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर आप सब देख चुके होंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्लास 10th का एक चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ने वाले। ये क्लास 10th का बहुत हर साल महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे लेंस होता है, दर्पण होता है, इन सबसे जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं ये प्रकाश का परिवर्तन क्या है। देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। सबसे पहले इसमें हम लोग को यही समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण को समझेंगे, ठीक। फिर प्रकाश का परावर्तन समझेंगे, परावर्तन के नियम होता है उसको समझा जाएगा। फिर पढ़ेंगे क्या चीज, गोली दर्पण पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें प्रकाश में समझेंगे प्रकाश का किरण क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। और गोली दर्पण पढ़ेंगे, फिर गोली दर्पण बनता कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होती हैं, उन परिभाषाओं को समझेंगे। फिर गोली दर्पण प्रकार होते हैं, फिर उनमें क्या है, उनसे प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब को बनना सीखेंगे। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कितने तरह के बनते हैं, और प्रतिबिंब का फिर हम लोग आवर्धन सीखेंगे। फिर उस पर कोई फार्मूला आएगा तो उसके सवाल भी, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के भी नियम पढ़ते हैं, इसमें भी आवर्धन होता है। आवर्धन क्या होता है आगे से बताएंगे। ये सब खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे दर्पण पढ़ते हैं उसी तरह से लेंस पढ़ेंगे। लेंस का भी आवर्धन होता है, लेंस पर भी सवाल पूछता है, और ये लाना, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैसे कि होता क्या है प्रकाश। प्रकाश सबसे पहले, प्रकाश जो है ये ऊर्जा का क्या है, एक है प्रकार है। क्या है, प्रकार है। प्रकाश ऊर्जा का प्रकार है, लेकिन कैसा प्रकार है, कहेंगे वह प्रकार है। प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को, कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। क्या करते हैं, देख पाते हैं। फिर से समझिए, प्रकाश जो है ये एकमात्र एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश ऊर्जा का ऐसा प्रकार है, वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ में आए? सबसे पहले प्रकाश क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक। यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए सूर्य है, और यहाँ से आ रहा है क्या चीज, प्रकाश आ रहा है। और प्रकाश पड़ा किसी वस्तु पर, तो प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पड़ेगा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से टकराता है। यहाँ से टकरा कर कहीं जाता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। पहले यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ से कहीं पर वापस जाएगा, तब हमें कोई वस्तु क्या चीज दिखाई देती है। तो हम कहेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सबसे पहले किसी वस्तु पर टकराता है, फिर वहां से आपतित होकर के हमारी आंखों पर आता है, तब हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जो प्रकाश है, प्रकाश हमारी आंखों में, प्रकाश जो है हमारी आंखों में क्या उत्पन्न कर रही है, संवेदना संवेदना उत्पन्न करती है। बात समझ में? प्रकाश हमारी आंखों में क्या उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख देख पाते हैं। बात समझे? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सबसे पहले एक वस्तु पर आकर टकराता है, फिर यहाँ से टकरा करके हम हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ, प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। और प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाती, लेकिन किसी अन्य वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। अब समझिए, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश देखिए, प्रकाश बना किस चीज से है, प्रकाश जो होता है एक मूल कण से बना है। प्रकाश के अंदर मूल कण होता है जिसको कहते हैं क्या चीज, फोटान। प्रकाश फोटान नामक मूल कण से मिलकर के बना है। प्रकाश जो है, प्रकाश जब चलती है और आती है, तो प्रकाश को आने में पृथ्वी तक 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। प्रकाश की चाल जो है ये बहुत ही क्या अधिक है, मतलब क्या, ये एक अकल्पनीय यात्रा। प्रकाश जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड
चल रही है, इतने स्पीड से चलने वाला अभी तक कोई हम लोगों की धरती पर कोई ऐसा यंत्र बन ही नहीं पाया जो इससे भी तेज चले। ठीक, ये रफ्तार इतना ज्यादा है कि अगर मान लीजिए हम कभी इस रफ्तार में अगर हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग जो पृथ्वी है, पृथ्वी का पृथ्वी का 7 चक्कर से ज्यादा लगा सकते हैं केवल 1 सेकंड में। बात समझिए थोड़ा जो बता रहा है। अगर जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस चाल से अगर चलना शुरू कर दें, मान लीजिए अगर हम लोग मान लीजिए भविष्य में कभी चलने लगे इस रफ्तार से, तो हम लोग मात्र 1 सेकंड में पृथ्वी का 7 चक्कर से ज्यादा, मान लीजिए 7 से 8 चक्कर, 7 से 8 चक्कर लगा सकते हैं पूरी पृथ्वी का। बात समझना ना। और ये फोटॉन नामक क्या है, कण से बना है। और ये क्या है, यहाँ से सबसे पहले मान लीजिए प्रकाश, जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है और पहले प्रकाश चंद्रमा पे आएगा, चंद्रमा के बाद आएगा कहाँ से, पृथ्वी पर। चंद्रमा पर जो प्रकाश जाता है, चंद्रमा से टकरा कर जब दोबारा पृथ्वी पर आता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को 1.28 सेकंड का समय लगता है। ठीक, तो ये सब क्या होगा, थोड़े से इसी में एक दो जीके होगा उसको भी लिखवा देंगे बढ़िया से। और बाकी हम लोगों को कुछ इसमें पॉइंट है जो सिलेबस है, सुनिए ध्यान से। प्रकाश ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, टकरा के हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है ना, प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करती है लेकिन वह स्वयं दिखाई नहीं देती है। अब उसके बाद क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, जैसे उसको समझेंगे पहले इतना लिख लेते हैं तब। प्रकाश क्या है, थोड़ा सा प्रकाश से संबंधित जो जीके थोड़ा सा उसको लिख लिए, उसको पहले देख लीजिए। जीके पॉइंट में क्या है, प्रकाश किस मूल कण से मिलकर के बना है, तो प्रकाश के अंदर कौन सा मूल कण पाया जाता है, जिसका नाम है क्या है, फोटॉन। फोटॉन से मिलकर के बना है क्या चीज, प्रकाश। फोटॉन एक ऊर्जा का पैकेट होता है। ठीक, इसके अंदर ऊर्जा होता है, इसलिए प्रकाश क्या होता है, गति कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड का। पृथ्वी सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। और चंद्रमा, देखिए प्रकाश जो है पृथ्वी पर आएगी तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो अब मान लीजिए प्रकाश आ रहा है तो चंद्रमा पर भी टकराएगा, और चंद्रमा से टकरा करके तब दोबारा जब पृथ्वी पर आ रही है तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा, वो लगेगा 1 मिनट 28 सेकेंड। कितना समय लगता है, प्रकाश की चाल 1 सेकंड में पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सकता है। जैसे देखिए प्रकाश की चाल, मान लीजिए अगर हम लोग प्रकाश की चाल से अगर गति कर सकें तो उस रफ्तार में अगर पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए तो 1 सेकंड में 7 से 8 चक्कर लगाया जा सकता है। सुनिए वही लिख रहे हैं, प्रकाश की चाल से 1 सेकंड में पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सकता है बराबर 7 से 8 बार। ये बात याद रखिए। ठीक, अब देखिए समझते हैं, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का वह प्रकार है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। पहले प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, पुनः वहां से परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर क्या होता है, पहुंचता है। जैसे क्या होता है, प्रकाश सबसे पहले किसी वस्तु पर पड़ता है, फिर वहां से टकरा करता है हमारी आंखों पर आता है, तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में अगर प्रकाश नहीं जा पाता है तो हम कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं पड़ा, प्रकाश पड़ता फिर वहां से टकरा के दोबारा हमारी आंखों पर आता है, तब उसको हम देख पाते हैं। ठीक, अब समझिए यहाँ पर, इसलिए हम लोग कहते हैं अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर दो प्रकार की वस्तु होती हैं, एक प्रदीप्त, एक होता है अदीप्त। प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है उन्हें क्या कहता है, प्रदीप्त वस्तु। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सूर्य, सूर्य के पास स्वयं की क्या है, एनर्जी है और ये प्रकाश उत्पन्न कर सकता है। जैसे हम कहते हैं बल्ब, बल्ब कह दें। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या होगा, दीप्त वस्तु मोमबत्ती, इसमें कह दें मोमबत्ती। तो ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये अदीप्त वस्तुएं हैं, वे ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश में ये सब प्रकाशमय होती है। ठीक है ना, जब दीप्त वस्तुएं इस पर टकराती हैं तब ये सब प्रकाशित होती हैं। तो इसमें आ जाता है सभी वस्तुएं, जैसे आ जाएगा कुर्सी, कुर्सी मेज, कुर्सी मेज, चांद, चंद्रमा, चंद्रमा, ये सब इसमें आता है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ तक समझे। अब समझेंगे आगे प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, फिर आगे उसके बाद समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन क्या होता है। पहले समझेंगे प्रकाश का गुण, इसको लिख लीजिए।
आइए समझते हैं प्रकाश के गुणों को। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, देखिए प्रकाश के अंदर गुण क्या होता है। प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गति करता है, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। प्रकाश सबसे पहले बताइए एक गुण क्या है, ये सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गति करता है, एक ये बात देख लिए। दूसरा ये इसकी जो चाल होती है, इसकी रफ्तार कितना है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है। इसका एक और ये गुण है कि ये जो होती है ये निर्वात में गति कर सकती है। मतलब क्या है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, मतलब निर्वात में भी ये गमन कर सकता है। ये तीसरा क्वालिटी हो गया। अब देखिए प्रकाश क्या होता है, मान लीजिए एक पारदर्शी तो एक माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, मतलब कि टेढ़ा हो जाता है। जैसे कि देखिए एक ये मार्ग है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, विरल माध्यम है। विरल, विरल का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये निर्वात, जैसे यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है, वायु भी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और ये यहाँ से आएगी वायु में, ये वायु है, ठीक, वहां आएगी, उसके बाद मान लीजिए आ रहा है यहाँ पर ये जल है, क्या है, जल में आएगी, जल में थोड़ा ज्यादा होगा क्या चीज, तो यहाँ पर विरल, जैसे यहाँ विरल है, यहाँ अधिक क्या होगा, यहाँ पर सघन होगा, सघन। देखिए जहां पर थोड़ा बहुत धूल कण मिट्टी वायु यहाँ पर होता है तो इसको हम सघन कहते हैं, इसकी अपेक्षा ये सघन है, और इसकी अपेक्षा ये ज्यादा सघन है। तो ये जल है, क्या है, जल है, और ये अधिक सघन होगा, अधिक सघन होगा। अब देखिए ये ज्यादा सघन है तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, अगर यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो अपने रास्ते से जब इसमें आएगा तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, और इसमें आएगा तो और टेढ़ा हो जाएगा। बात समझना है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, चौथा क्वालिटी है। और प्रकाश होता है किसी, जैसे कि मान लीजिए अपारदर्शी माध्यम है, जैसे कि कोई लोहा है या दीवार है, कागज है, तो उसके आर पार नहीं जा सकती है। मतलब प्रकाश क्या होती है, अपारदर्शी, 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 अपारदर्शी नहीं, मतलब कि किसी अपारदर्शी परत को नहीं भेज सकती, उसके आर पार नहीं जा सकती, ठीक है ना। ये इसका पांचवा गुण हो गया। इसके बाद समझिए प्रकाश होता है, प्रकाश में टोटल 7 तरह के रंग होते हैं, ठीक। इसके ये कौन सा गुण हो गया, ये छठवां गुण हो गया। तो ये सब वायु भी ना हो उसको कहते हैं क्या चीज, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में गति कर सकता है, ठीक है ना। अब क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ये नहीं कि आगे जा रहा है, कुछ अगर आगे तो ये दिशा अगर बदल सकता है अपना, ऐसा कोई चीज नहीं होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकता है, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी जो चाल है और उसकी जो दिशा है दोनों क्या होती है, बदल जाती है, उसकी रफ्तार और दिशा दोनों बदल जाती है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। अगर अपारदर्शी माध्यम प्रकाश के सामने रख दें तो प्रकाश उसके दूसरी तरफ नहीं जा सकता है, ठीक। चमकदार सतहों से प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तित होता है, ठीक। चमकदार सतह अगर कहीं पर रख देंगे तो प्रकाश की दिशा को हम लोग मोड़ सकते हैं। और क्या करें, प्रकाश में 7 तरह के क्या पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग समझे प्रकाश के गुण। अब समझिए आगे क्या है। समझते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। आइए समझते हैं प्रकाश किरण क्या होता है, समझिए ध्यान। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक माध्यम है, क्या है, एक माध्यम है। माध्यम का मतलब एक समान माध्यम, जैसे कि माध्यम पूरा जैसे माध्यम है, बहुत जैसे एक बड़ा माध्यम और माध्यम एक ही रहता है, हर जगह पर एक ही माध्यम है, तो उसको हम बोलेंगे माध्यम को समांग। क्या बोलेंगे, समांग। मान लीजिए समांग माध्यम है, समांग माध्यम में प्रकाश की किरण है, ठीक। क्या है, किरण नहीं प्रकाश है, क्या है, प्रकाश है, प्रकाश। समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से, एक बिंदु से, बिंदु से, जब किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक जाता है, दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक, ठीक। प्रकाश जैसे समान माध्यम है, समान माध्यम में, समान माध्यम में एक साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा में जाती है, सीधी रेखा में जाती है, उसको बोलते हैं ऋजु रेखीय मार्ग बोल सकते हैं। सीधी रेखा में जाती है, कैसे जाती है, सीधी रेखा में जाती है, सीधी रेखा में। इस सीधी रेखा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऋजु, ऋजु रेखीय, रेखीय, ऋजु रेखीय, और मार्ग बोल देंगे, मार्ग। मतलब क्या है, प्रकाश समान माध्यम में किसी लगा दी जाती, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस, आगे क्या लगा देंगे, जिस ऋजु रेखीय मार्ग में होकर जाती है,
जिस रेखीय मार्ग में होकर जाती है उसे प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण की परिभाषा अभी यहाँ याद करिए, रखिए, बाद में घर पे याद नहीं कोई करते हैं, यहीं पर याद करिए। देखिए, किसी समांग माध्यम में, कैसे माध्यम में, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस जिस रेखीय मार्ग में होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। बात समझना है, प्रकाश की किरण या प्रकाश किरण। किसी समान माध्यम में प्रकाश, किसी समान माध्यम में प्रकाश, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। आप समझिए, प्रकाश की किरण, मान लीजिए किसी एक माध्यम में है ना गुजरने वाले प्रकाश की किरण एक साथ कई प्रकाश से गुजरे, तो प्रकाश किरण जब समूह में गुजरे, तो क्या, जैसे कि प्रकाश किरण है, तो जब प्रकाश किरण समूह में गुजरे, समूह में कैसे गुजरे, समूह में, देखिए समूह में, जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कई प्रकाश जा रहे हैं, कई प्रकाश जा रहे हैं, समूह में जा रहे हैं। देखिए इतने प्रकाश जा रहे हैं, इतने प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो जब क्या कहेंगे, जब किसी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश किरण समूह जाता है, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बहुत सारी प्रकाश की किरणें समूह में जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश किरण समूह। क्या कहते हैं, समूह, समूह। और इसी प्रकाश के समूह को नाम देते हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या नाम देते हैं, पुंज, प्रकाश किरण पुंज। बात समझिए ध्यान से, आसान चीज है। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, किसी माध्यम में, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक ही माध्यम है, उस माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और मान लीजिए उस माध्यम में अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कई प्रकाश जाए, बहुत सारी प्रकाश का एक समूह एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, तो उस समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए समझते हैं, देखिए प्रकाश किरण किसे कहता है, तो चलिए समझते हैं। देखिए प्रकाश किरण किसे कहते हैं, किसी समान माध्यम में एक प्रकाश, किसी, चलिए समझते हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं, किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी समान माध्यम में प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। किस मार्ग से, रिजरेखी का मतलब सीधी रेखा में जाती है तो उसे क्या कहता है, प्रकाश किरण कहते हैं। अब देखिए एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को, जब एक ही दिशा में बहुत सारी प्रकाश किरण जाती है एक ही दिशा में, तो उस प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बात समझ आई। अब सुनिए, ये प्रकाश किरण ये पुंज है, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम तीनों की परिभाषा देखते हैं चित्र से। देखिए, जब किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश किरण का समूह गति करता है तो उस प्रकाश किरण समूह को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और ये प्रकाश किरण जो पुंज है ये भी तीन प्रकार का होता है। कितने तरह का होता है, तीन प्रकार का। एक होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, एक होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, एक होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब समझिए ध्यान से, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं इन तीनों की परिभाषा। जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु से सभी दिशाओं में जाती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ऐसा प्रकाश किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से सभी दिशाओं में निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं क्या चीज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ये इसका उल्टा है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें जैसे लगे हुए क्या चीज एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे कहते हैं अभिसारी। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, बहुत सारे प्रकाश किरणें आएंगे और लगेगा सब क्या है, एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही हैं तो कहेंगे कहते हैं वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं।
अपसारी किसे कहते हैं? एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको कहते हैं अपसारी। एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलते हैं क्या चीज? अभिसारी। एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी। समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे से समान दूरी पर जाती हुई प्रतीत होती हैं और ये प्रकाश किरणें कभी आपस में नहीं मिलती। जैसे देखिए, यहाँ से एक प्रकाश किरण, दूसरा प्रकाश किरण, तीसरा प्रकाश किरण, सभी प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होते हैं। वह प्रकाश किरण जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, चलिए आइए तीनों को लिखते हैं। सारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे लग रहा है ये एक बिंदु, यही बिंदु से सब निकल रही हैं, इसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। देखिए, ऐसी प्रकाश किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और हटा दीजिए, आप पसारी से याद करिए, पसारी में फैलने वाली प्रकाश किरणें अपसारी कहलाती हैं। वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई, क्या चीज? मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये क्या है? अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। देखिए, यहाँ पर एक बिंदु लग रहा है, ये किरण आ रही है, ये किरण, सब किरण आकर के इसी बिंदु पर आकर के मिल रही है, इसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक, यहाँ देखिए, वह प्रकाश किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसमें क्या होती है? कोई भी किरण एक दूसरे से मिलती नहीं है, ये क्या है? समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन करता है। देखिए, जैसे ये प्रकाश, ठीक, ये जब प्रकाश आती कहीं किसी जगह पर, जब किसी सतह से टकराती, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सतह है, ये क्या है? एक सतह है। ये क्या है? सतह है। जब ये प्रकाश, ये क्या है? प्रकाश। जब ये प्रकाश किसी सतह से, वो भी कैसे सतह? किसी चिकने, ये सतह कैसा है बताइए? ये कैसा है? चिकना, चिकने, या फिर इसको कह सकते हैं ये पॉलिशदार। पॉलिशदार मतलब क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराता है, जब कोई भी प्रकाश की क्या चीज? किरण, किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से क्या होता है? टकराता है। टकराता है तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देखिए, माध्यम समझिए, जैसे ये प्रकाश आ रहा है, इस समय ये मान लीजिए वायु है, क्या है? वायु। ठीक, और प्रकाश आ रहा है, देखिए प्रकाश यहाँ से आया और इस सतह से टकराया और टकरा करके फिर निकल गया। बताइए, वायु से आया था और वायु में ही चला गया। मतलब क्या है? ये जिस माध्यम से, वायु एक माध्यम हुआ तो जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया। मतलब माध्यम जो हुआ, माध्यम, माध्यम अपरिवर्तित रहा, माध्यम बदला नहीं। तो जब माध्यम न बदले तो प्रकाश के किसी सतह से, उनकी कैसे सतह? चिकने या पॉलीदार सतह से जब टकराता है तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इसी से आया क्या? प्रकाश का परावर्तन। सुने जाने क्या है? प्रकाश का किसी चिकने या पॉलीदार सतह से टकराकर, ठीक, किसी माध्यम में आने वाली, मान लीजिए हम कह रहे हैं ये एक माध्यम है, कहीं किसी माध्यम से आने वाली, किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश के किरण का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझिए, ध्यान से समझिए फिर से। किसी माध्यम में, किसी एक माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण का, किसी एक माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण का, मान लीजिए एक माध्यम में इसमें आ रहा है प्रकाश किरण, किसी एक माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण का किसी सतह, वो भी कैसे सतह? चिकने या पॉलिशदार, किसी एक माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में, जैसे पुनः उसी माध्यम में लौटने की
लौटने की क्या चीज, घटना, घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर समझिए, किसी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ पर माध्यम जो है इसके पहले लगा देंगे क्या चीज, किसी, किसी माध्यम, किसी माध्यम और एक लगा दीजिए, किसी एक माध्यम से क्या चीज, आने, आने वाली, आने वाली बात समझिए ध्यान से, आसानी समझिए फिर लिख लेंगे, पहले इसको याद करिए। देखिए क्या करना है, किसी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर, चिकने या पालीदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसको याद करिए बढ़िया से, फिर समझिए, किसी एक माध्यम, किसी भी एक माध्यम, किसी भी एक माध्यम, किसी भी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बात समझ में आई? फिर समझिए, किसी एक माध्यम, कोई भी एक माध्यम, किसी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी एक माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण या किसी एक माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी एक माध्यम में आने वाली प्रकाश की किरण का किसी चिकने या पालीदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया या लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आई? आप समझिए, प्रकाश का परावर्तन निर्भर करता है कि ये जो परावर्तक सतह, जैसे जिससे प्रकाश टकराता है, जिससे प्रकाश टकराता है उसे हम बोलते हैं परावर्तक, परावर्तक, परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह। ये परावर्तक सतह है। अब परावर्तक सतह, परावर्तक की सतह पर निर्भर करता है प्रकाश का परावर्तन। अगर परावर्तक सतह क्या है, चिकना है, चिकना है, चिकना है, तब परावर्तक अधिक मात्रा में होगा। और मान लीजिए परावर्तक सतह क्या है, खुरदुरा है, खुरदुरा है, खुरदुरा है, तो परावर्तक कम होगा। जब चिकना परावर्तक सतह होता है, तो जब जैसे मान लीजिए परावर्तक सतह चिकना हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं नियमित, नियमित, नियमित परावर्तन, परावर्तन, नियमित परावर्तन। और जब परावर्तक सतह खुरदुरा हो, उसको बोलते हैं अनियमित, 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 या इसको बोलते हैं विपरीत। क्या बोलते हैं? विपरीत, विपरीत परावर्तन। बात समझ आई? देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो है वो निर्भर करेगा किस पर, परावर्तक सतह पर। परावर्तक सतह जितना चिकना होगा, परावर्तन उतना ही क्या होगा, बढ़िया होगा। और जब ज्यादा बढ़िया होता है परावर्तन, उसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। और जब परावर्तक सतह ही खराब होगा, खुरदुरा होगा, तो परावर्तन ठीक नहीं हो पाएगा, उसको हम बोलते हैं अनियमित या विपरीत परावर्तन। बात समझना? तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं। अच्छा समझिए, इसमें क्या परावर्तन के कितने नियम, दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? दो नियम होता है। और उससे पहले समझिए, इसको हम बता कर पहले एक बार फिर से बता रहे हैं, और इसका डायग्राम बढ़िया से बना करके उसके बाद लिखवा देंगे और नियम और ये प्रकाश का समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम लिए समतल दर्पण, जिसका नाम रख रहे हैं M1 M2, ठीक है, M1 M2 ये जैसे समतल दर्पण, इससे जो प्रकाश आकर के टकराती है, जहां पर टकरा रही है उसका नाम क्या होता है, परावर्तक तल। उसको हम परावर्तक तल या परावर्तक सतह कहते हैं। जो प्रकाश आकर के टकरा रही है उसका नाम रख दिए हैं ए बी, ठीक है ना। और इसको कहते हैं क्या चीज, आपतित किरण। जो प्रकाश आकर के टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। अब इसके बाद ये जहां टकराएगी वहीं से तो निकलेगी। अब यहाँ से निकल करके वापस जा रही है तो इसका नाम दे दिए क्या चीज, परावर्तित किरण। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम 90 डिग्री कोण बनाते हुए सीधे ऊपर एक रेखा खींच दिए, जिसका नाम दे दिए क्या चीज, अभिलंब, और इसको यन से दर्शा दिए। ठीक, अब इस देख रहे हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का एक ये जगह बन रहा है, इतना इतना जगह, इसको हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है आपतन कोण, और इसको दर्शाते हैं आई। ठीक, इसका नाम है आई, मतलब इंसिडेंट एंगल। ठीक, यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है। इसके बाद जब वापस जाएगा तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक ये जगह बनेगा, इसको भी कोण कहेंगे। इसका नाम है परावर्तन कोण, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है ना, इस तरीके से दो एंगल बनते हैं और ये प्रकाश के परावर्तन का चित्र हो गया। इसके दो नियम होते हैं, आइए देखिए नियम नंबर 1 क्या कह रहा है। नियम नंबर 1 है आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, क्या चीज, अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। ठीक है ना,
तो ये पहला नियम है। बताइए आप, एक प्रकाश जहां से आकर के जहां टकराएगा वहीं से तो वापस निकलेगी। वो परावर्तित किरण और आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। ठीक, ये नियम नंबर पहला है। दूसरा कह रहा है इस जो आपतन कोण है आई और परावर्तन कोण जो आर है सदैव एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होते हैं। ये आई और आर एक दूसरे के बराबर होता है। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, आप समझिए यहाँ पर ये तो कुछ टर्म्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तक सतह और अपरावर्तन कोण, अभिलंब, ये सब क्या है, इन सबकी परिभाषाएं लिख दी हैं, उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण इसके बारे में, दर्पण से टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो परावर्तित किरण ये वाला, तो दर्पण से टकरा कर वापस उसी माध्यम में वापस लौटने वाली क्रिया, दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में, इसको हटा दें, लौटने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद परावर्तक तल क्या होता है, ये परावर्तक तल क्या होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश दर्पण के जिस बिंदु से टकराता है, सूर्य से जो आ रही है प्रकाश दर्पण के जिस बिंदु से टकराता है उसको बोलते हैं क्या चीज, परावर्तक तल। बात समझ में आई। उसके बाद अविलंब देखिए क्या है, तो ये जो परावर्तक तल है इससे 90 डिग्री कोण बनाते हुए ऊपर की रेखा खींचते हैं तो इसको क्या बोलता है, अविलंब। तो परावर्तक तल के लंबवत खींची गई रेखा अविलंब कहलाती है। बात समझ में आई। इसके बाद देखिए ये आपतन कोण, ये आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का ये जो कोण है इसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, देखिए ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से दर्शाते हैं, इसको आई से दर्शाता है, इसको आर से दर्शाते हैं। ये समझे। अब समझेंगे आगे हम लोग कि गोली दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है, उसके प्रकार से परावर्तन क्या होता है, उससे भी परिभाषा है, उसकी मतलब कि गोली दर्पण में बहुत सारी परिभाषा आते हैं, उन सबको समझेंगे। इतना लिख लीजिए। इसके बाद आइए समझते हैं क्या होता है गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण समझिए बड़े ही आसान भाषा में, आपको पूरा समझ में आएगा, केवल ध्यान से देखिएगा, इधर उधर अगर बातें करेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से गोली दर्पण क्या होता है। सबसे पहले समझिए, यहाँ पर भी लिखा है क्या चीज, दर्पण लिखा है, और उससे पहले लिखा है क्या चीज, गोली। गोली का मतलब क्या है, हमारे पास एक क्या होगा, सबसे पहले दर्पण होगा, दर्पण होगा, और इस दर्पण, ये दर्पण होगा कैसा, गोल होगा, मतलब कोई गोल दर्पण होगा उसी को कहेंगे। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए बस, ये जो दर्पण होता है, बताइए दर्पण कोई भी हो, होगा किस चीज का, कांच का। ठीक, तो आइए हम लोग बिना कुछ, जितना भी आप गोली दर्पण के बारे में मान लीजिए कुछ सुने, सब चीज भूल जाइए, पूरा भूल करके ध्यान से समझिए, पूरा हम लोग डिटेल समझ रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों को गोली दर्पण बनाना है। ठीक, तो हम लोग जा रहे हैं बाजार पे और कुछ सामान खरीद कर लाएंगे, हम लोग खुद बनाएंगे, और जब खुद बनाए रहेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग को पूरा एक एक जानकारी पता रहेगी, कैसे परिभाषा देना है, कैसे क्या क्या दर्पण है, इसमें कौन कौन से दर्पण सब पता रहेगा जब खुद बनाएंगे। आइए हम लोग खुद बनाने के लिए देखिए, मान लीजिए हम लोग गए थे क्या चीज, बाजार। हम लोग गए कहाँ पर, बाजार गए। ठीक, बाजार गए कुछ सामान लेने। ठीक, सामान लेने गए, दुकानदार से हमें सामान दे दीजिए, वो पूछा क्या, हम क्या, हमें बनाना है दर्पण, गोली दर्पण। वो समझ दिया क्या क्या चीज देना है, तो हमें दे रहा है अपने से निकाल करके क्या क्या, देखिए ध्यान, हमें निकाल कर दे रहा है, एक दे रहा है कांच, और वो कांच जानते हो कैसा था, वो कांच था गोल। क्या था वो कांच, जो था वो कांच का खोखला, खोखला गोला था। क्या था, गोला था। हमें जो दिया वो कैसा था, वो कांच का खोखला गोला था। पहले जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब अगर बल्ब का ऊपर वाला हिस्सा था तो गोल हिस्सा ना कांच का, वो वाला दिया, आर पर देख सकें। तो हमें कांच का खोखला गोला दिया। उसके बाद दिया हमें एक पेंट, क्या दिया, पेंट दिया। ठीक, पेंट दिया, और ये पेंट जानते हो क्या था, ये पेंट का नाम याद रखिए, ये पेंट था आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड था। ये आयरन ऑक्साइड जो होता है, लोहे का जो बुरादा होता है, मूर्छा टाइप, उसको कहते हैं। ये जो होता है लाल होता है, कैसा होता है, लाल। अब समझिए हमें एक और दिया घोल, क्या दिया, घोल। वो घोल जानते हो किस चीज का था, वो चांदी का रहा होगा, किस चीज का हो सकता है, चांदी का या फिर पारा। ठीक, तो इतना चीज लेकर के हम लोग बस इतना से बना देंगे क्या चीज, दर्पण, क्या, गोली दर्पण। आइए समझते हैं। देखिए
सबसे पहले मान लीजिए कांच का खोखला गोला दिया और हम लिए कितना, ये कांच का खोखला गोला लिए कितना, दो लिए, एक नहीं लिए, कितना लिए, दो। अब समझिए ध्यान, एक खोखला गोला मान लीजिए ये हमारे पास है और एक खोखला गोला ये हमारे पास है। ठीक, दो खोखला गोला है, बताइए ये क्या है, पूरा देखिए एक एक वर्ड जब हमारे साथ बोलेंगे अपना दोहराते रहेंगे तो आपको पूरा एकदम परिवर्तन याद हो जाएगा, कवर भूलेगा नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, बस जितना पूछ रहे उतना बताते रहिएगा। ये क्या है, ये कांच है, क्या है, कांच है, कांच, कांच है और कांच का क्या है, खोखला, खोखला क्या है, गोला है। ये कांच है और कांच का खोखला गोला है, बात समझ में आया? हाँ, ये कांच का खोखला गोला है। अब सुनिए, इसी से बनाना हम लोगों को गोली दर्पण, क्या बनाना है, गोली दर्पण। अब हम बताइए दो के लिए उसका कारण देखिए, दो इसलिए लिए हैं क्योंकि देखिए अब इसको हम लोग काटेंगे, कैंची लेना भूल गए फिर दोबारा जाकर कैंची लेकर आए, ठीक, इसको काटने के लिए कैंची से नहीं करें, मान लीजिए किसी से कटेगा तो काटने वाले लिए आए, तो इसको काटेंगे, ये वाला थोड़ी देर के अभी के लिए हटा रहे हैं, ठीक है ना, अभी के लिए हटा रहे हैं। अभी देखिए, अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो कांच का खोखला गोला है, ठीक, तो इसको हम मान लीजिए काट देंगे, क्या करेंगे, ऐसे 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 इसको काट देंगे, ठीक, तो काट देंगे, तो काट देंगे तो एक हमारे पास ये वाला भाग मिलेगा, ये वाला भाग। देखिए ध्यान समझिए, अब मुझे बताइए इसका नाम, ये जो है उस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसका पूरा नाम बताइए, ये क्या है, कांच के खोखले गोले, गोले का कैसा भाग है, कटा हुआ, क्या है, हुआ भाग, भाग। तो इस बात को याद रखिएगा, ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ क्या है, भाग है, याद रखिए। अब बताइए ये भाग है, अब समझिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक और है तो इसको भी हम ऐसे काटेंगे, तो इसका भी यही वाला हिस्सा लेंगे हम, ठीक। अब समझिए ये भी क्या, ये भी तो वही चीज है और ये भी वही चीज है, दोनों कांच के खोखले वाले कटे हुए भाग हैं। अब दो लेने का ये मतलब है, समझिए कैसे। अब हम क्या करेंगे, कांच को पहले काट देंगे, कांच का खोखला गोले का, इसका नाम बताइए, ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, ये क्या है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ क्या है, भाग है। तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग ले लिए, अब क्या करेंगे, हमारा ये जो पेंट है, अब पेंट लगाएंगे इसके ऊपर। अब समझिए पेंट लगाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, देखिए क्या, हम तो पेंट लगा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो ये वृत्त, ये गोले से काटे हैं, तो अगर हम ऐसे अगर बनाना चाहें तो गोला इधर ही बनेगा, तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा, बाहर का हिस्सा है, बाहर वाला। उसी तरीके से बताइए ये वाला क्या है, ये अंदर वाला है, अंदर वाला, और ये वाला क्या दिखाई दे रहा है, ये बाहर का, ठीक, ये अंदर का है, ये बाहर का है। अब हमारे पास पेंट लगाने के लिए दो रास्ते, देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये घोल है, पारे का या चांदी का घोल होता है, घोल को हम इस, जो ये तल है जिसे कांच है ना, ये जो सतह है, इसके हम देखिए दो सतह है, एक अंदर की और एक बाहर की, दो सतह है, दो तल है। तो हम कहीं भी बताइए हम पेंट कर सकते हैं, चाहे तो हम अंदर की ओर पेंट कर दें, हम बाहर की पेंट कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है कि नहीं है। तो इसी दो ऑप्शन के चलते ही गोली दर्पण दो तरह का हो जाता है। देखिए अगर हम बाहर की तरफ पेंट कर दें इसको, तो ये एक दर्पण बनेगा, या फिर अगर हम अंदर की पेंट कर दें तो दूसरा दर्पण बनेगा, तो दो दर्पण बनता है, बाहर पेंट कर दे तो अलग दर्पण, अंदर पेंट कर दे तो अलग दर्पण। देखिए तो हमें ये जो सबसे पहले क्या करते हैं, चांदी की घोल या पारे के घोल को इसके ऊपर लगाते हैं, मान लीजिए हम बाहर क्यों लगा रहे हैं, तो बाहर के पहले हम ये लगा देते हैं ऐसे, ये चांदी या पारे का घोल, इसका पेंट लगा देते हैं आयरन ऑक्साइड का, तो इस तरीके से हम बना दे रहे हैं, तो इससे पता चलेगा इस तरफ बना है। तो मुझे बताइए, तो यहाँ पर बाहर की ओर पेंट कर दिए, तो बताइए बाहर की ओर क्या की, बाहर की ओर क्या किया, पेंट, पेंट हुआ बाहर की ओर। तो जब बाहर के पेंट हो गया तो चेहरा कहाँ देखेंगे हम लोग, चेहरा तो अंदर की तरफ में देखेंगे, प्रकाश इस तरफ में जाकर टकराएगा, तो बाहर की अगर पेंट होगा तो अंदर वाला जो सतह दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह,
बात समझा? बाहर पेंट हुआ तो अंदर परावर्तक सतह बनेगा। अब समझिए, हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम लोग मान लीजिए इसमें आप देख रहे हैं, हम अंदर पेंट कर दें। कहां कर दें? अंदर पेंट कर दें। पेंट करें, पेंट कहां करें? अंदर की ओर, अंदर पेंट कर देंगे। देखिए हम पहले, सबसे पहले चांदी या पारे का क्या करते हैं? लेप लगाते हैं। लेप, लेप करते हैं। क्या करते हैं? लेप, या इसी को बोलते हैं कलई करना। क्या चीज? कलई, कलई करना। तो हम लोग कलई करते हैं। सबसे पहले पेंट लगा देंगे, वो वाला पहले चांदी या पारे का लेप लगा देंगे, उसके बाद पेंट लगाते हैं। तो पेंट को हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो बताइए पेंट कहां हुआ? अंदर की ओर। पेंट अंदर की ओर होगा तो हम लोग चेहरा कहां देखेंगे? बाहर की, इस तरफ देखेंगे। तो हम कहेंगे परावर्तक सतह कहां हो जाएगा? बाहर। परावर्तक, परावर्तक सतह, सतह कहां हो जाएगा? बाहर। तो बस यही हो जाता है। क्या चीज? जब बाहर पेंट करेंगे तो परावर्तक सतह अंदर, जब अंदर पेंट करेंगे तो परावर्तक सतह बाहर। ठीक है ना? अब समझिए, तो परावर्तक सतह एक जगह अंदर है, अंदर है तो इसका एक अलग नाम, बाहर है तो अलग नाम। ठीक, सबसे पहले बताइए गोली दर्पण की परिभाषा बता पाएंगे? समझिए गोली दर्पण की परिभाषा क्या है, बताइए। यही ना गोली दर्पण है। गोली दर्पण परावर्तक सतह गोल। देखिए परावर्तक सतह चेहरा देखेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तो गोल ना है ये। यहाँ भी चेहरा देखेंगे, ये भी तो गोल है। परावर्तक सतह यहाँ से जाकर मुड़ता 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 जा रहा है पूरा, ये गोल है। तो हम कहेंगे ये जो गोली दर्पण है ये क्या है? ये कांच का, पहले बताइए क्या था? खोखला बोला था। हम कहेंगे कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, कटा हुआ भाग। तो हम कहेंगे कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, उसी गोली दर्पण कहते हैं। बताइए ये परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह कैसा है? गोल है। क्या है? गोल है। और मुझे बताइए, गोल तो है, और ये बताइए परावर्तक सतह गोल है, और ये क्या है? ये कटा हुआ ना भाग है। गोली दर्पण को बताइए कटा हुआ कैसा भाग है? कटा हुआ भाग है। तो हम कहेंगे क्या? कांच के खोखले गोले, कहेंगे किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो तरह के होते हैं। एक गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, एक गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। तो परावर्तक सतह अंदर है, तो अंदर है तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे ये परावर्तक जो सतह है, परावर्तक, परावर्तक सतह, सतह जो है परावर्तक सतह, यह परावर्तक सतह अंदर, अंदर क्या है? दबा है, दबा है, या फिर क्या है? धसा है, धसा है। बात समझ आई? तो अंदर की ओर दबा या धसा है। तो जिस गोली दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हो या धसा हो, तो उस दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, अब समझिए जिस जिस दर्पण, जिस गोली दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहां है? बाहर, बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या हो? बताइए यहाँ पर उभरा है। क्या है? उभरा है, उभरा है या फिर उठा है, उभरा है या फिर उठा है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो बताइए परिभाषा समझ में आया? उत्तल दर्पण आप समझिए, उठा है, उठा से याद रखेंगे, उठा है, उठल है, उत्तल है। ठीक, तो हम याद रखेंगे जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, तो याद करने के लिए उठल बोलेंगे, उठल से उत्तल। तो हम कहेंगे वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ या उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ या धसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। इतना मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बताएंगे। ठीक, देखिए लिख दिए इसको। कह रहे हैं क्या चीज? सबसे पहले गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसका परावर्तक सतह गोल होता है। हम कहेंगे क्या चीज? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका परावर्तक सतह गोल होता है,
उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक, तो हम कहेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा या ढका होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पर एक कांच का खोखला गोला लिए, इसका कटा हुआ भाग यहाँ पर है, बाहर की ओर पेंट कर दिए हैं, बाहर की ओर पेंट कर दिए हैं, तो परावर्तक सतह अंदर बन जाता है, तो अंदर की ओर दबा है या ढका है, तो ये क्या है? अवतल दर्पण का उदाहरण है। इसके बाद देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को यहाँ बताया है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है, परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा या उभरा हुआ होता है, बाहर की ओर उठा या उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर एक दर्पण है, उसका कटा हुआ भाग यहाँ पर है, ये खोखला गोला है कांच का, यहाँ पर इसका कटा हुआ भाग है, पेंट अंदर की ओर कर दिया गया है, तो परावर्तक सतह कहाँ हो गया? बाहर की ओर हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? उत्तल दर्पण। बात समझ में आया? अब समझिए इसके बाद आगे क्या होता है, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होती हैं। आइए चलिए समझते हैं। देखिए, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जो गोली दर्पण है इससे संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं होती है। जैसे गोली दर्पण है उसमें कई टर्म्स होते हैं, आइए उसको समझते हैं। देखिए, जो गोली दर्पण है उसमें एक दर्पण का ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य अक्ष होता है, मुख्य फोकस होता है, फोकस दूरी होता है, फोकस तल होता है, दर्पण का द्वारक होता है। आइए सबको समझते हैं बढ़िया तरीके से और तब याद हो जाएगा। अभी देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक दर्पण है, ठीक, ये हमारे पास एक दर्पण है, ठीक, और यहाँ पर बताइए ये कौन सा दर्पण, अगर बाहर पेंट कर दिए तो ये एक कौन सा दर्पण हो गया? ये एक अवतल दर्पण हो गया। परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा या धसा हुआ है, तो ये परावर्तक सतह अंदर की ओर, ये एक दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। नाम नहीं लिखना है लेकिन, ठीक है, बात समझिए। देखिए, अच्छा ये गोली दर्पण है, तो ये किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है ना? तो ये हम कह रहे हैं ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। मान लीजिए किसी कांच के खोखले गोले, ठीक, मान लीजिए किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर अगर यहाँ से ले करके यहाँ तक दर्पण है, मान लीजिए M1 कर दिए, M2 कर दिए, यहाँ से लेकर वहां तक दर्पण है, तो हम लोग अपना चेहरा यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक ये पूरा दर्पण के अंदर चेहरा देख सकता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ये जो दर्पण है ये क्या है? दर्पण है। दर्पण का इसको बोलेंगे क्या चीज? दर्पण का व्यास बोलेंगे। क्या चीज? व्यास। तो बोलेंगे क्या चीज? दर्पण का जो ये व्यास है, ठीक, तो दर्पण का जो व्यास है, अच्छा, दर्पण का व्यास का जो मध्य बिंदु है, ठीक, दर्पण का ये व्यास है, दर्पण के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे कि यहाँ से आएगा आएगा एकदम बीचों बीच में, तो ये जो बीचों बीच वाला हिस्सा दिख रहा है यहाँ बीचों बीच, ठीक, तो हम कहेंगे दर्पण के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है, और इसको दर्शाते हैं P से, क्योंकि इसको कहते हैं पोल इंग्लिश में, ठीक। तो दर्पण के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब बताइए ध्यान से, अगला पॉइंट क्या है? वक्रता केंद्र। पहले सब समझ लीजिए, फिर अभी सबका परिभाषा लिख देंगे। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, अब इसकी परिभाषा सुनिए। देखिए मुझे बताइए, ये जो दर्पण है कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। तो हम कहते हैं जब कांच का खोखला गोला रहा होगा, तो उसका तो एक केंद्र रहा होगा, ये केंद्र रहा होगा ना खोखले गोले का, तो हम कहेंगे ये दर्पण है। और कौन सा दर्पण है? गोली। गोली, तो हम कहेंगे क्या चीज? गोली दर्पण। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, तो हम कहेंगे जिस, केवल लगा देंगे क्या चीज? जिस। तो हम कहेंगे क्या? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। बताइए गोली दर्पण क्या होता है? कटा हुआ भाग। क्या होता है? गोली दर्पण कटा हुआ भाग होता है, लेकिन किसका? कांच के खोखले गोले का। किसका? कांच के खोखले खोखले गोले का, गोले का। तो बताइए गोले का, फिर समझिए गोली दर्पण जो होता है ये कटा हुआ भाग ही तो है, कटा हुआ भाग ही तो है।
लेकिन किसका है? कांच के खोखले गोले का। तो हम कहेंगे जब कांच का खोखला गोला था ये, तो इसका एक केंद्र भी रहा होगा। भाई जब कांच का खोखला गोला है तो उसका केंद्र भी तो रहा होगा। तो समझिए, गोली दर्पण कांच के जिस, यहां पर कांच के, यहीं पर बोलेंगे क्या चीज? जिस। वो जो जिस है उठाकर यहीं ला देंगे। तो अब बोलेंगे कैसे? देखिए ध्यान से, के बाद बोलेंगे गोली दर्पण, ये गोली दर्पण, ये गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझिए ध्यान, बड़ी आसान परिभाषा। देखिए ध्यान से, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कांच के जिस खोखले गोले का, खोखले गोले का है लेकिन जिस खोखले गोले का, गोली दर्पण, गोली दर्पण, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। परिभाषा याद हो गया? इसी तरह से सेम होगा क्या थी? वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। देखिए पहले समझिए फिर से, गोली दर्पण, गोली दर्पण कांच के गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आसान है, अब समझिए। हम कहें तो वो जो गोला रहा होगा उसका त्रिज्या भी रहा होगा। त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो हम कहेंगे क्या? गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात आसान है कि नहीं है? बताइए, ये केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता, वक्रता केंद्र है ये, और ये क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या परिभाषा बिल्कुल आसान। देखिए, गोली दर्पण के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। खत्म। केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र भी रहा होगा, वही गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। फिर समझिए, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक। अब उसके बाद क्या समझिए, वक्रता त्रिज्या क्या है? गोल, एकदम सेम परिभाषा। गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बढ़िया से कर लेंगे। फिर समझिए दोनों परिभाषा एक बार में। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बात समझ में? आप बार बार बोलेंगे या वीडियो को रोक के बार बार इसको देखेंगे, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। लिख लिख कर याद करिए और इसको समझिए। कहाँ कठिन है, सब समझाई तो रहे बढ़िया से। अब समझिए इसके बाद क्या है? मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? ये जो दर्पण का ध्रुव और दर्पण के ध्रुव और क्या है? ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए, रेखा को मुख्य अक्ष कह रहा है, दूरी नहीं, जो लाइन, जो लाइन को मुख्य अक्ष कहेंगे। इसका ये दूरी से नहीं इसका लेना देना है। ये जो लाइन है, उस लाइन को कहते हैं क्या चीज? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहेंगे। बात समझ में? मुख्य अक्ष। अब समझिए ध्यान से, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी एक होता है। सबसे पहले इतना परिभाषा आप लिखेंगे, उसके बाद फिर फोकस दूरी बताएंगे, क्योंकि यहाँ के लिए हमें फिर से बढ़िया चित्र बताना पड़ेगा, तब समझ आएगा। पहले हम लोग चार परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद समझते हैं। देखिए, दर्पण का ध्रुव सबसे पहले लिखा है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पीछे दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको सी से दर्शाते हैं। ठीक। फिर क्या? वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की, उसे नहीं, हाँ ठीक, भाग होता है, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक। फिर समझिए, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक, उस गोले का त्रिज्या ऐसे हो सकता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे उसको लिख लीजिएगा। यहाँ लिखना क्या? देखिए यहाँ जैसे लिखा है कि नहीं, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र, उसी तरह से लिखेंगे उस गोले की त्रिज्या दर्पण का
वक्रता केंद्र कहलाता है, तो यहाँ दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक, लिख लीजिएगा देख कर उसमें से। फिर क्या मुख्य अक्ष है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये दर्पण का ध्रुव है ये, और वक्रता केंद्र इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक दर्पण है, ठीक, और यहाँ पर ये है और ये दर्पण है, तो इस पर ऐसे ऐसे कर देंगे। ठीक, तो ये दर्पण, ठीक है ना, यहाँ तक ये दर्पण है, तो ये और यहाँ से यहाँ तक ये जो रेखा मिला रही है इसको कहेंगे क्या चीज, मुख्य अक्ष। ठीक, यहाँ तक समझ में, अब समझते हैं आगे, उसके बाद परिभाषा ये लिख लीजिए। ये समझते हैं कहते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। जैसे देखिए हमारे पास दो दर्पण है, एक दर्पण देखिए ये है और एक दर्पण हमारे पास ये है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा समझिए ध्यान से। जैसे कि यहाँ पर इसका परावर्तक सतह ये वाला है, बाहर की ओर है, तो परावर्तक सतह अंदर की ओर है, इसका परावर्तक सतह हम लोग बाहर की तरफ बनाएंगे। समझिए, बाहर की ओर है तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। यहाँ अंदर की ओर है तो ये क्या है, अवतल है, अवतल है। तो बताइए इसका यहाँ पर ये ध्रुव होगा, ध्रुव, और यहाँ पर ऐसे जाता है मुख्य अक्ष। ठीक, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, देखिए लिख ले रहे हैं, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। अब समझिए ध्यान। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, ये ध्रुव है तो इस साइड मुख्य अक्ष होगा, ये क्या है, मुख्य अक्ष। देखिए ध्यान से, अब होता क्या है, प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है आता है, वो आएगा तो उसके हिसाब से दो तरीके से क्या होता है, इसमें अलग अलग मुख्य फोकस बनता है, इसमें अलग बनता है। समझिए क्या अलग मतलब क्या, एक में दर्पण के आगे बनेगा, एक में पीछे बनेगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर मुख्य, जैसे कि मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, सूर्य का क्या आ रहा है, प्रकाश, यहाँ से आ रहा है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, देखिए ऐसे, यहाँ से मान लीजिए आ रहा है ऐसे। ठीक, एक मान लीजिए यहाँ से आ रहा है ऐसे। तो बताइए ये जो प्रकाश आ रहा है उसी तरीके से देखिए, प्रकाश हमेशा आता है बाईं ओर से, किधर जाता है, बाईं ओर से। तो हमेशा हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो प्रकाश को हमेशा बाईं ओर से लाते हैं, इधर भी बाईं ओर से प्रकाश आएगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश यहाँ से आ रहा है और यहाँ भी प्रकाश यहाँ से आ रहा है। ठीक, प्रकाश आ रहा है, ठीक, यहाँ देखिए ये इस तरीके से, इस तरीके से प्रकाश आ रहा है। अब समझिए ध्यान से, प्रकाश आ रहा है, आप बता सकते हैं कैसे प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, मुख्य अक्ष की कैसे आ रही है, समांतर। यहाँ भी देखिए अगर आगे जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो देखिए ये क्या आ रहा है, बताइए सबसे पहले ये क्या है, प्रकाश है, प्रकाश। अब समझिए, मान लीजिए इस समय अभी क्या है, प्रकाश मुख्य अक्ष का दोस्त है, क्या है, प्रकाश मुख्य अक्ष का दोस्त है, इससे दोस्ती किया, इसके साथ साथ चलता था, इससे एकदम समांतर चलता था, न इसके आगे न पीछे, साथ साथ समांतर चलता था प्रकाश मुख्य अक्ष के। तो ये दोस्त थे, लेकिन कहते हैं ना जब आगे कोई और मिल जाता है तो पीछे वाले का वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक, तो कोई भी एक व्यक्ति होता है तो हर व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए ही जरूरी होता है, उसके बाद समय आगे जाने पर पीछे वाले का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी तरीके से ये प्रकाश क्या है, अभी मुख्य अक्ष के साथ है तो इसका दोस्त है, फिर आगे जाके किसी से मिलेगा तो फिर इसी के साथ गलत करेगा। देखिए क्या करेगा, देखिए प्रकाश आगे जा रहा है, अभी तो मुख्य अक्ष के साथ जा रहा है, तो हम कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे कैसे, कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की क्या आ रही है, प्रकाश की किरण, किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुझे बताइए अगर जा रहा आगे तो टकराएगा किससे, ये क्या है, परावर्तक सतह, ये क्या है, ये क्या है, परावर्तक, परावर्तक सतह है कि नहीं। तो हम क्या रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए टकराएगा तो फिर मुड़ के कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ जब टकराएगा तो परावर्तक सतह पे टकराएगा तो इस प्रकाश की किरण का होगा क्या चीज, परावर्तन। परावर्तन हम लोग पढ़ चुके अभी, परावर्तन क्या है,
किसी चीज से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब समझिए, प्रकाश आ रहा है, ठीक, आएगा तो अब इससे टकराएगा परावर्तक सतह से, तो टकराएगा तो उस प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन। अब परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, बाद या उसको बोलते हैं पश्चात, पश्चात, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात होगा क्या, ये फिर मुख्य अक्ष को फिर उसको जैसे कि मुख्य अक्ष से होकर जाएगा, जैसे मुख्य अक्ष को काट देगा, मुख्य अक्ष को काट देगा, एक बिंदु को काट देगा। पहले सोचो, पहले समांतर आ रहा था, फिर मुख्य अक्ष को काट देगा। कब काटा, जब इससे प्रकाश का परावर्तन हो गया। परावर्तन एक मान लीजिए दोस्त है, परावर्तन से मिला और फिर क्या किया, पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया, मुख्य अक्ष को काट दिया। पहले मुख्य अक्ष के समांतर बोलेंगे, फिर मुख्य अक्ष के को काटेगा। समझिए कैसे कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाता है उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। समझिए, प्रकाश आएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है तो आकर के फिर जब परावर्तन होगा, ये भी देखिए आ रहा है तो टकराएगा, प्रकाश टकराएगा, टकरा करके वापस ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और ये भी टकराएगा तो वापस ये भी ऐसे निकलेगा। ठीक, तो निकलेगा, देखिए ऐसे जा रहा है। तो बताइए, ये मुख्य अक्ष ये था, मुख्य अक्ष एक बिंदु पर काट दिया, काट दिया कि नहीं, पहले समांतर आ रहा था फिर मुख्य अक्ष को ही काट दिया। तो यही जो मुख्य अक्ष का ये जो बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु को कहते हैं क्या चीज, मुख्य फोकस। क्या वो कहते हैं, मुख्य फोकस। बात समझ में? तो कोई पूछे मुख्य फोकस किसे कहते हैं, कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। बात समझ में? फिर समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। अब समझिए, अवतल दर्पण में मुख्य, जिसे मुख्य अक्ष को काटेगा, देखिए काट रहा है, लेकिन यहाँ पर काटेगा नहीं, काटता हुआ प्रतीत होगा। असली में काटेगा नहीं, काटता हुआ प्रतीत होगा। देखिए कैसे, यहाँ जब ये टकराएगा तो ये प्रकाश इस साइड घूम जाएगा, यहाँ ये भी जब टकराएगा तो ये भी प्रकाश इस साइड घूम जाएगा, लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि प्रकाश ठीक, यहाँ पर देखिए ये तो जाएगा तो इधर जाएगा इस साइड, लेकिन पीछे अगर बढ़ाएंगे तो लगेगा क्या है, प्रकाश एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, काट नहीं रहा है, बस प्रतीत हो रहा है, प्रतीत, प्रतीत मतलब नकली में, मतलब लग रहा है कि लग रहा है कि काट रहा है। तो देखिए ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए, अब देखिए ध्यान से, मुख्य फोकस हो गया, उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है, देखिए ध्यान, फोकस दूरी क्या है, ये जो दर्पण का ध्रुव है और ये मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी दिख रही है, ये दूरी, ये वाली दूरी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा समझिए, ये जो मुख्य फोकस है इसको दर्शाते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है ना, और जो फोकस दूरी है इसको दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। फोकस जो दूरी है इसको दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये जो फोकस दूरी दिखाई देती है, ये फोकस दूरी बताइए आगे जाके वक्रता केंद्र की है, तो ये जो फोकस दूरी है ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है, तो ये आधा है, तो हम कहें एक फोकस दूरी एक और फोकस दूरी रहेगा तब मिलकर त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो एक जो त्रिज्या है, एक त्रिज्या है, ये बराबर है दो फोकस दूरी की, दो फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी दो रहेगा तब जाके एक त्रिज्या बराबर होगा। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, आर से, और इसको हम दर्शाएंगे दो, और फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल एफ से, तो दो एफ हो जाएगा। यहाँ एक सूत्र बन जाता है, और हम अगर एफ बराबर फार्मूला लिखना चाहें तो दो यहाँ नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा आर बटे दो, तो एक ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए फोकस तल क्या होता है, फोकस तल ये भी बड़ा जरूरी है। देखिए जानते फोकस तल क्या होता है,
देखिए मुख्य अक्ष, चलिए जैसे कि समझ गए होंगे ये बात, तो थोड़ा सा मिटा रहा है, अभी इसको हम इकट्ठा लिखवा देंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको मिटा करके हम समझा रहे हैं क्या चीज, फोकस तल दर्पण का द्वारक, ठीक, केवल इस लाइन को मिटा रहे हैं। समझिए ध्यान से, फोकस तल क्या होता है, फोकस तल समझिए ध्यान से। फोकस तल का मतलब ये जो मुख्य अक्ष दिख रहे हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत, जैसे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत माने जैसे मुख्य अक्ष के लंबवत, इस पर एकदम 90 डिग्री कोण बनाते हुए इसको कहेंगे, ये क्या है, ये रेखा मुख्य अक्ष के लंबवत है। बस समझ, मुख्य अक्ष की बताइए, ये भी क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत है। लेकिन एक पॉइंट और, मुख्य अक्ष के लंबवत हो कोई रेखा, मुख्य अक्ष के लंबवत हो, और जो मुख्य फोकस है, फोकस है ना, मुख्य फोकस, फोकस बिंदु का, इसको फोकस बिंदु कह सकते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस से होकर मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए, और मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली रेखा फोकस तल कहलाती है। समझिए, मुझे बताइए, ये तो मुख्य अक्ष के लंबवत है, लेकिन मुख्य फोकस से होकर जा रही है नहीं, तो ये फोकस तल नहीं है। मुझे बताइए, ये क्या मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये मुख्य अक्ष है उसके लंबवत है, हाँ, लेकिन क्या मुख्य फोकस से होकर जा रही है, नहीं, ये तो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो ये भी फोकस तल नहीं है। मुझे बताइए, क्या ये मुख्य फोकस तल है, नहीं, ये भी फोकस तल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी तो मुख्य अक्ष से होकर जा रही है, लेकिन मुख्य फोकस से होकर नहीं जा रही है, इसको यफ से दर्शाते हैं, यफ से। अब समझिए, अगर हम एक लाइन यहाँ ऐसे खींच दें, तो हाँ, अब बताइए, क्या ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, हाँ, ये मुख्य अक्ष के लंबवत है। क्या ये मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, हाँ, ये मुख्य फोकस से भी होकर जा रहा है, तो परिभाषा खत्म हो गई। कहेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल समझ में आ गया होगा। लास्ट हेडिंग देखिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है। यहाँ जहां तक दर्पण का प्रकाश का परिवर्तन हो सके, जैसे यहाँ से प्रकाश आ सकता है, टकरा सकता है, यहाँ भी टकराएगा, तो दर्पण का ये जो व्यास है पूरा, दर्पण का जो पूरा व्यास, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। मुझे उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। इसको लिख लेते हैं, ठीक, फिर आगे समझिए। तो देखिए, मुख्य फोकस का मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या जाती हुई प्रत्युष्ठ होती है उत्तल दर्पण में, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, यफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, यफ से इसको क्या कहते हैं, दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक। अब समझिए आगे, देखिए यहाँ प्रकाश का समांतर आए मुख्य अक्ष के, उसके बाद मुख्य अक्ष को ही काट दी, तो यहाँ पर ये जो मिला यही क्या है, मुख्य फोकस है, ठीक। ये क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये क्या मुख्य फोकस है, ठीक। आइए समझते हैं, फोकस दूरी क्या है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये ध्रुव और मुख्य जो फोकस है इसके बीच की जो ये दूरी है, इसको फोकस दूरी कहते हैं। ये वाली जो दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ठीक। ये स्मॉल एफ से दर्शाता है, और ये जो होती है त्रिज्या की आधी होती है, तो हम कहेंगे क्या थी, एफ बराबर r/2। फोकस तल समझिए क्या है, हम कह रहे हैं मुख्य अक्ष के लंबवत भी होनी चाहिए, और दूसरी बात मुख्य फोकस से होकर जानी चाहिए। मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को फोकस तल कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली रेखा को फोकस तल कहते हैं, ठीक। दर्पण का द्वारक किससे कहते हैं, दर्पण का द्वारक, जहां जहां से प्रकाश दर्पण से टकरा सकता है वो सब दर्पण का द्वारक है। जहां जहां हम चेहरा देख सकते हैं वो सब दर्पण का द्वारक है। मतलब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण जो है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या चीज, कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।